हेलो फ्रेंड्स, एग्री ज्ञान की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। हम सीरियल क्रॉप कर रहे हैं और सीरियल क्रॉप की दो क्रॉप अपने कंप्लीट कर ली है। पहली राइस, दूसरी बाजरा, और आज हम करेंगे गेहूं। गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। गेहूं को स्टेबल फूड ऑफ है स्टेबल फूड ऑफ है गेहूं को क्या बोलते हैं? स्टेबल फूड ऑफ है वर्ल्ड। विश्व के अंदर सर्वाधिक खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी होगी? गेहूं होगी। और स्टेबल फूड ऑफ है इंडिया। भारत के अंदर सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल कौन सी होगी? राइस होगी। कौन सी होगी? राइस होगी। अगर अपन से कंफ्यूज नहीं होना, स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड गेहूं और स्टेबल फूड ऑफ इंडिया राइस करना है अपने को, ठीक है। और गेहूं को क्या बोलते हैं? खाद्यान्न फसल का खाद्यान्न फसल का राजा भी बोला जाता है। रानी कौन हो गया? मक्का हो गया। रानी किसको बोलते हैं? मक्का को बोलते हैं। अब भारत के अंदर इसका एरिया देखें, गेहूं का एरिया एंड प्रोडक्शन। गेहूं का एरिया एंड प्रोडक्शन सर्वाधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और इसकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कहां पे है? पंजाब में। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर क्या है? उत्पादन तो हो गया, टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन हो गया, वो तो उत्पादन हो गया। और जो प्रोडक्टिविटी होगी पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। आगे हमें गेहूं के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसका बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया। क्या हो गया? ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया। फैमिली, फैमिली सभी खाद्यान्न फसल के हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सी फैमिली होगी? ग्रेमिनिया पोएसी। ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो गया। पीछे हमने पढ़ा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, कंफ्यूज नहीं होना। दक्षिणी पूर्वी एशिया किसका हो गया? राइस का हो गया। किसका? राइस का हो गया। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या 2 बराबर कितने हो गए? 42, 42। यह ट्रिटिकम एस्टिवम कौन से गेहूं है? षटगुणित है। षटगुणित गेहूं है। इसका क्षेत्रफल 87% क्षेत्रफल के अंदर कौन सा गेहूं का प्रोडक्शन होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम का, जिसका उपयोग क्या है? चपाती बनाने के लिए, या देसी भाषा में बोले तो रोटी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। 87% है क्षेत्रफल हो गया। यह कहां पे विकसित किया गया था? सर्वप्रथम मैक्सिको में। और किसने विकसित किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने।
नॉर्मनी बोरलॉग ने विकसित किया था। आगे इसकी कई स्पीसीज है, कई वर्ग इसका वर्गीकरण है, आगे पढ़ेंगे। इसमें प्रोटीन, गेहूं के अंदर प्रोटीन कितने होते हैं? 8 से 11%। और गेहूं की प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ग्लूटीन बोलते हैं। ग्लूटीन प्रोटीन बोला जाता है इसको, ग्लूटीन है प्रोटीन बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 62 से 71% हो गया, 62 से 71% हो गया। इसका पुशअप क्रम, पुशअप क्रम स्पाइक या हेड भी बोला जाता है, या ईयर भी बोला जाता है, या बाली भी बोला जाता है। पुशअप क्रम स्पाइक, हेड, ईयर और बाली हो गया। ठीक है। इसका दाना या बोलते हैं फल प्रकार, फल का प्रकार, दाना या फल का प्रकार। सभी खाद्यान्न फसलों का दाना या फल का प्रकार कौन सा हो गया? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस हो गया। खाद्यान्न फसल का दाना या फल का प्रकार कौन सा हो गया? कैरियोप्सिस हो गया। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके टेस्ट वेट। अगर सीधा पूछे कि गेहूं का टेस्ट वेट कितना है? 40 ग्राम। और गेहूं का मामा फेलिरिस माइनर, फेलिरिस माइनर, उसका टेस्ट वेट पूछे तो कितना होता है? 2 ग्राम। और भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान, अगर पूछे कि भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल, हरियाणा में। करनाल है हरियाणा में। और अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान पूछे तो कहां पे हो गया? मैक्सिको में। मैक्सिको में। कब बना था ये? 1966। भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पे हो गया? करनाल है हरियाणा में गया। अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर हो गया? मैक्सिको के अंदर। कब बना था? 1966 के अंदर हो गया। और गेहूं का खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग कौन सा हो गया? एंडोस्पर्म, या इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। गेहूं का खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो हो गया। ठीक है। और एक गेहूं के लिए गेहूं का जीन, जीन की बात कर लेते हैं। गेहूं में कौन सा जीन है काम में आता है? इसका जीन हो गया नोरिन हो गया। कौन सा हो गया? नोरिन हो गया। और नोरिन की एक वैरायटी कौन सी होगी? नोरिन 10 हो गई। नोरिन 10 हो गई। हरित क्रांति के समय सर्वाधिक उपयोग में आने वाली क्रॉप कौन सी थी? गेहूं थी। हरित क्रांति के समय 2 क्रॉप को काम में लिया गया था, एक तो राइस थी वह और व्हीट को। और सर्वाधिक उपयोग होने वाली क्रॉप कौन सी थी? गेहूं थी। और गेहूं की एक पर्टिकुलर वैरायटी थी, कौन सी थी? HD 2329 वैरायटी को सर्वाधिक इसका उपयोग किया गया था। ठीक है। देखो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूं। ये तो हो गया गेहूं के बारे में, बेसिक हो गया।
आगे बात करेंगे इसके क्लाइमेट या जलवायु। कौन सी होगी? क्लाइमेट या जलवायु। ठंडी व शीत जलवायु। ठंडी व शीत जलवायु होगी। टेम्परेचर, तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना हो गया इसका? इष्टतम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। मृदा की बात कर लेते हैं। मृदा, कौन सी मृदा चाहिए इसके लिए? दोमट है, रेतीली मृदा। दोमट है, रेतीली मृदा। और पीएच मान, गेहूं के लिए पीएच मान कितना चाहिए? 5.5 से 7.5 है। 5.5 से 7.5 पीएच मान चाहिए। आगे हम इसके सीड रेट की बात कर लेते हैं। सीड रेट, अगर अपन सामान्य सोविंग कर रहे हैं, एक सामान्य सोविंग के लिए सीड रेट कितनी आवश्यकता होती है? 100 kg। सामान्य सीड रेट कितनी आवश्यकता होती है? 100 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। अगर पछेती या लवणीय मृदा है उसके लिए सीड रेट कौन कितना हो गया? 120 से 125 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। कौन सी होगी? अगर तो पछेती वह लवणीय मृदा के लिए 120 से 125 kg हो गया। हाइब्रिड, हाइब्रिड के लिए कितना हो गया? 67 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। कितना हो गया? 67 kg। अगर छिटकुआ है 0 टेलर से कितना हो गया? 140 से 145 kg। 140 से 145 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। ठीक है। अगर डिबलर से सोविंग कर रहे हैं उसके लिए सीड रेट कितना चाहिए? 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। सीड रेट की बात कर लेते हैं। सामान्य सीड रेट कितना हो गया? 100 kg प्रति हेक्टेयर होगा। और लवणीय पछेती मृदा है और इसके लिए कितना हो गया? 120 से 125 kg हो गया। हाइब्रिड के लिए कितना हो गया? 67 kg हो गया। और 0 टेलेज या छिड़कुआ विधि से कितना हो गया? 140 से 145 kg। और डिबलर विधि से कितना हो गया? 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। ये तो होगी सीड रेट की बात। आगे हम बात करेंगे इसकी बुआई का समय, सोविंग टाइम। सोविंग टाइम नवंबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक। और पर्टिकुलर देखें तो कितना हो गया? 15 नवंबर तक इसकी सोविंग कर दी जानी चाहिए। कब कर दी जानी चाहिए? 15 नवंबर तक इसकी सोविंग कर देनी चाहिए। अंतरण या स्पेसिंग बोलते हैं 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। कितने रखते हैं? 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर इसकी अंतरण रखते हैं। और बीज की गहराई, डेप्थ जिसको बोलते हैं, डेप्थ 4 से 5 सेंटीमीटर हो गया। कितने रखते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं इसकी सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई के बारे में। सिंचाई, गेहूं के लिए कुल 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है।
कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सिंचाई के बारे में 6 सिंचाई आवश्यकता होती है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आरबीएल भारद्वाज ने, आरबीएल भारद्वाज ने बताया था। क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्था कौन सी है इसकी? क्रांतिक अवस्था वो कौन सी होगी? सीआरआई स्टेज, सीआरआई स्टेज होगी। कब आती है? 21 दिन बाद होगी। इसकी हम 6 सिंचाइयों के बारे में पढ़ेंगे। 1 2, पहली कौन सी होगी? सीआरआई स्टेज होगी। पहली कौन सी होगी? सीआरआई स्टेज होगी। दूसरी कौन सी होगी? टिलरिंग होगी। दूसरी कौन सी होगी? टिलरिंग होगी। और तीसरी कौन सी होगी? जॉइंटिंग होगी। और चौथी कौन सी होगी? फ्लावरिंग होगी। और पांचवी कौन सी होगी? मिल्किंग होगी। और छठी कौन सी होगी? डक स्टेज होगी। अब सीआरआई स्टेज कब आती है? 21 DAS, डे आफ्टर सोइंग, 21 दिन बाद आती है। और टिलरिंग स्टेज कब आती है? 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग। ये कब आती है? जॉइंटिंग है 60 से 65। फ्लोरिंग कब आती है? 80 से 85। और मिल्किंग कब आती है? 100 से 105। और डक स्टेज कब आती है? 115 से 120 डे आफ्टर सोविंग। सिंचाइयाँ, और इसके लिए पानी कितनी रिक्वायरमेंट होती है? पानी की 450 से 650 mm। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? 450 से 650 mm होती है। और सिंचाई कितनी आवश्यकता होती है गेहूं के लिए? 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सबसे पहले किसने बताया था? आरबीएल भारद्वाज ने बताया था। किसने बताया था? आरबीएल भारद्वाज ने बताया था। इसकी गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी? सीआरआई स्टेज होगी। सीआरआई स्टेज कब आती है? 21 दिनों बाद आती है। दूसरी कौन सी होगी? टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लोरिंग, मिल्किंग और डक स्टेज होगी। 21 दिन बाद आती है। इनके बीच में कितना है? 20-20 दिन का अंतर होता है। और इस स्टेज पे पानी देना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर इस स्टेज पे पानी नहीं दिया जाता है तो क्या हो जाता है? गेहूं का प्रोडक्शन कम हो जाता है और गेहूं का प्लांट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके खरपतवार के बारे में। वीट, गेहूं के अंदर 2 वीट है। एक तो है फेलरस माइनर, और दूसरा कौन सा हो गया? हिरणखुरी हो गया। पहला कौन सा है? फेलरस माइनर। दूसरा कौन सा हो गया? हिरणखुरी हो गया। फेलरस माइनर, इसको क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा भी बोला जाता है। नक्कलची खरपतवार भी, नक्कलची खरपतवार हो गया। कौन सा हो गया? नकलची खरपतवार हो गया, या इंग्लिश में बोले तो मिमिक्री हो गया। अब इसका नियंत्रण कैसे करें? इसके नियंत्रण कैसे करें? इसका नियंत्रण पहले किसे करते थे? आइसोप्रोटोन से करते थे। आइसोप्रोटोन से करते थे। और आइसोप्रोटोन से क्या हो गया? धीरे धीरे ये इसके प्रति क्या हो गया? सेंसिटिव हो गया। वो क्या हो गया? इसे खत्म नहीं होता। अब इसके उपयोग के लिए, इसके नियंत्रण के लिए किसका
छिड़काव करते हैं सल्फ्यूरिन का। सल्फ्यूरिन का छिड़काव करते हैं। हिरणखुरी हो गया, ये कौन सा हो गया, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार हो गया। ये कौन सा, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार हो गया। अपन से पूछे ना कि गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा हो गया, हिरणखुरी हो गया। और गेहूं का नकलची या मिमिक्री या गेहूं का मामा कौन सा हो गया, फेलियर्स माइनर हो गया। इसका टेस्ट वेट कितना था, 2 ग्राम था। ठीक है, अब ये कौन सा खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। और अपने को पता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करेंगे, 2,4-D का छिड़काव करेंगे। किसका, 2,4-D का छिड़काव करेंगे। अब इसके लिए NPK उर्वरक की बात कर लेते हैं। उर्वरक NPK 120, 60, 40 kg प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की मात्रा 120 kg और पोटास की मात्रा 60 kg, सॉरी फास्फोरस की मात्रा 60 kg और पोटास की मात्रा 40 kg डालते हैं। और अगर जिंक की कमी है खेत के अंदर तो 25 kg प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। किसका, जिंक सल्फेट का। और गोबर का की खाद का भी छिड़काव कर सकते हैं। कितना, 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये तो हो गया उर्वरक हो गया।